और सीधा रुख इस वक्त की बड़ी खबर की तरफ करेंगे। हिजाब पर फसाद की आंच तेलंगाना तक भी पहुंच चुकी है। अब AIMIM अध्यक्ष असदुद्दीन ओवैसी ने एक रैली के दौरान हिजाब को लेकर बड़ा बयान दिया। उन्होंने कहा, एक दिन हिजाब पहनने वाली बच्ची देश की प्रधानमंत्री बनेंगी। इस वक्त की बड़ी खबर आप तक पहुंचा रहे हैं। हिजाब के जरिए किस तरह से हंगामा और बवाल की तस्वीरें लगातार सामने आ रही हैं और उसमें ये प्रतिक्रियाएं भी सामने आ रही हैं कि किस तरह से एक दिन हिजाब पहनने वाली बच्ची देश की प्रधानमंत्री बनेंगी। ये कहना है यहां पर AIMIM अध्यक्ष असदुद्दीन ओवैसी का, जिन्होंने कहा कि एक दिन हिजाब पहनने वाली बच्ची देश की प्रधानमंत्री बनेगी। और हम अपनी बेटियों को इंशाअल्लाह ताला अगर वो ये फैसला करती है कि अब्बा अम्मी मैं हिजाब पहनूंगी, तो अब्बा अम्मी पहने बोलेंगे बेटा पहन, तुझे कौन रोकता, हम देखेंगे इंशाअल्लाह। हिजाब निकाब पहनेंगे, कॉलेज को जाएंगे, डॉक्टर भी बनेंगे, कलेक्टर भी बनेंगे, SDM भी बनेंगे, बिजनेसमैन भी बनेंगे। और एक दिन याद रखना तुम कांड की जनता, शायद मैं जिंदा नहीं रहूंगा, तुम देखना एक दिन इस देश की प्रधानमंत्री एक बच्ची हिजाब पहन के प्रधानमंत्री बनेगी। और इस वक्त हमारे साथ बीजेपी से शहजाद पूनावाला हैं। शहजाद जी, क्या कहेंगे? आग में घी डालने वाला जो ये काम लगातार कर रहे हैं ये तमाम दिग्गज, उसमें ये बयान किस तरह से आप लेते हैं कि एक दिन हिजाब पहनने वाली बच्ची देश की प्रधानमंत्री बनेंगी? देखिए, हिजाब के पीछे जो लगी है आग, उसके पीछे सियासी वोट बैंक का हिसाब किताब, चाहे वो असदुद्दीन ओवैसी हो, चाहे वो कैंपस फ्रंट ऑफ इंडिया हो, चाहे वो कांग्रेस पार्टी हो, चाहे समाजवादी पार्टी हो। एक दिन समाजवादी पार्टी की नेता कहती है हाथ काट देंगे, तो दूसरे दिन ओवैसी जी का ये बयान आता है। तो कहीं ना कहीं एक वोट बैंक पॉलिटिक्स के लिए एक स्पर्धा शुरू हो चुकी है कि कौन ज्यादा भड़का सकता है, कौन ज्यादा सांप्रदायिक माहौल बना सकता है और कौन वोट बैंक को भटका के उन्हें लुभाने की कोशिश कर सकता है। परंतु सवाल सिर्फ इतना है कि देखिए, ऑल इंडिया MIM पार्टी के नाम में ही मुस्लिमीन है, तो उनकी सोच केवल एक संप्रदाय को लेकर ही रहती है। पर ये देश संविधान से चलता है, शरिया से नहीं। संविधान सभी को मौका देता है, परंतु ओवैसी साहब बताया कि उनकी पार्टी में जो मुस्लिमीन है वो सभी धर्मों के लिए काम करते हैं कि बिल्कुल केवल शहजाद जी, आपको नहीं लगता देश की बेटी एक दिन प्रधानमंत्री बनेगी, ये कहना ज्यादा बेहतर रहता है, चाहे वो किसी भी पार्टी के दिग्गज क्यों ना हो, बाकायदा इसके कि आप इसे भी धार्मिक तौर पर देख रहे हैं और धर्म से ही नहीं बल्कि हिजाब से जोड़कर सामने ला रहे हैं। कितना ज्यादा जरूरी होता है ऐसे बयानों पर खासतौर से रोक लग जाना, ऐसे बयानों के खिलाफ आवाज उठाना? बिल्कुल, देखिए, जिनकी सोच ही एक प्रकार से सांप्रदायिक हो और जिनकी सोच ही तुष्टिकरण से ग्रसित हो, वो केवल और केवल धर्म के नाम पर देश को डिवाइड एंड रूल करते हैं, जैसे जिन्ना ने डिवाइड एंड रूल किया था और एक इस्लामिक स्टेट पाकिस्तान। बिल्कुल शहजाद जी, हमारे साथ असीम वकार साहब भी मौजूद है AIMIM से। असीम वकार जी, हिजाब पहनने वाली बच्ची एक दिन देश की प्रधानमंत्री बनेंगी, ओवैसी जी का ये कहना जरूर सामने आया, लेकिन शहजाद जी हमारे सामने और सीधा नकारते हैं किस तरह का बयान सामने नहीं आना चाहिए। नहीं तो आप बताइए कि क्या अगर ये बात कह दी गई तो क्या ये इम्पॉसिबल बात है या ये आपत्तिजनक बात है या ये कोई ऐसी बात है जिससे किसी को बुरा लगना चाहिए? क्यों नहीं बन सकती? अगर इस देश की कोई वोटर है या कोई वोटर है, वोट देता है, भारत संविधान में यकीन रखता है, हिंदुस्तान का कॉन्स्टिट्यूशन उस पर लागू होता है, हिंदुस्तान में वो अपने को खुद को नागरिक मानता है और देश भी उसको अपना नागरिक मानता है, तो क्यों नहीं बन सकती? असीम साहब, देश की बेटी को प्रधानमंत्री बनने के लिए अगर कहा जाता तो समझ आता, धार्मिक तौर पर कहा जा रहा है हिजाब पहनने वाली बच्ची यहां पर प्रधानमंत्री बनेगी, किसी को कोई आपत्ति नहीं होगी, किसी भी हिंदुस्तानी को आपत्ति नहीं होगी अगर देश की जनता उसे अपना मत देकर उस ओहदे तक, उस मुकाम तक पहुंचाएगी। लेकिन हिजाब पर हंगामा, बवाल सबके सामने है, उस पर ऐसा बयान आपको नहीं लगता आग में घी डालने जैसा है? नहीं, आपके बयान से मुझे आपत्ति है। आपने कहा देश की बेटी के लिए कहा जाता, इसको आप देश की बेटी नहीं मानती? बिल्कुल मानते हैं, आप नहीं मान रहे हैं, आप बंटवारा कर रहे हैं ना, आप बंटवारा कर रहे हैं, उसे भी ओवैसी साहब बंटवारा कर रहे हैं यहाँ पर। नहीं, अभी मैडम सुबह मैं फेसबुक पर एक पोस्ट देख रहा था किसी की, कोई विकास नाम का लड़का था, विकास यादव था या विकास मिश्रा था या विकास सिंह था, वो आगे मुझे याद नहीं उसका, लेकिन विकास मुझे याद है। उसने लिखा कि हम
आज इस स्थिति में आ गए हैं कि प्री वेडिंग के नाम पर या वेस्टर्न कल्चर को इस हद तक अपना चुके हैं कि लड़कियां शराब पी रही हैं, शैंपेन की बोतल खुल रही है, सिगरेटें पी रही हैं, बहुत छोटे छोटे वकार कपड़े साहब, पहनकर सवाल घूम रही कुछ और हैं। था, जवाब हालांकि आपकी तरफ से कुछ और आ रहा है। हमें पता है कि देश की बेटियों को प्रधानमंत्री बनने से कोई रोक नहीं सकता, किसी की इतनी हिमाकत नहीं है, लेकिन अगर इसे धर्म और हिजाब के हिसाब से देखा जाएगा तो यह सरासर गलत कहा जाएगा। फिलहाल शुक्रिया बातचीत के लिए आप दोनों का ही हमारे साथ में। कहा जा सकता है हिजाब पहनने वाली देश की पीएम बनेंगी, ये ओवैसी की तरफ से जो बयान सामने आया है, अब इस पर भी तमाम तरह के रिएक्शन जो है सामने आएंगे, क्योंकि शहर शहर हिजाब पर जो हंगामा नजर आ रहा है, बवाल नजर आ रहा है, समर्थन में जो महिलाएं इस वक्त नजर आ रही हैं, सड़कों पर उतरी हुई, आखिर इन सब के पीछे कौन है, यह भी सबसे बड़ा सवाल है जिसका जवाब तलाशना बेहद जरूरी हो जाता है। और ओवैसी के इस बयान पर सियासत तेज हो गई। बीजेपी नेता राकेश त्रिपाठी ने इसे ओवैसी की दकियानी सोच कहा है। ओवैसी का ये मुगालता ही रहेगा। वो जहां एक तरफ मुस्लिम महिलाओं को लगातार पर्दे में रखना चाहते हैं, ये उनकी दकियानूसी, संकीर्ण और कट्टरपंथी सोच है, लेकिन अब मुस्लिम लड़कियां और महिलाएं आगे बढ़ रही हैं, स्वावलंबी हो रही हैं। नरेंद्र मोदी की सरकार ने आज 3 तलाक से उन्मूलन देने का काम किया है, हज पर बिना महरम के जाने की छूट देने का काम किया है। इसलिए अब असदुद्दीन ओवैसी की इन बातों में अब मुस्लिम महिलाएं फंसने वाली नहीं है। और पश्चिम बंगाल के मुर्शिदाबाद में स्कूल में हिजाब पहनने से रोकने पर जमकर हंगामा हुआ। 3 तस्वीरें इस वक्त आपके सामने। सैकड़ों की संख्या में प्रदर्शनकारियों ने पथराव कर स्कूल में मौजूद शिक्षकों को बंधक बना लिया। तो वहीं हालात काबू में करने के लिए पुलिस ने आंसू गैस के गोले तक दागे। भीड़ को तितर बितर करने के लिए जमकर लाठियां भी भांजी गई। कड़ी मशक्कत के बाद पुलिस ने हालात पर काबू किया। इस दौरान पुलिस ने 18 लोगों को हिरासत में भी लिया है, जो बताया जा रहा था कि हालात को बिगाड़ने की लगातार कोशिश कर रहे थे। तस्वीर इस वक्त आपके सामने पश्चिम बंगाल के मुर्शिदाबाद से। तो आखिर कब थमेगा हिजाब पर ये पूरा हंगामा, ये पूरा बवाल? सवाल यही खड़ा हो रहा है। शहर शहर हिजाब पर फसाद की तस्वीर इस वक्त आपके सामने मौजूद है। समर्थन में किस तरह से उतरी हुई है महिलाएं, समर्थन में किस तरह से लोग उतरे हुए हैं। माहौल बिगाड़ने की देखिए किस तरह की ये तस्वीर यहां पर सामने नजर आ रही है। ये पश्चिम बंगाल के मुर्शिदाबाद की तस्वीर है। और मुर्शिदाबाद की घटना पर आपको बता दें कि बीजेपी ने टीएमसी सरकार को जमकर घेरा। बीजेपी नेता सौरभ ने कहा कि ममता सरकार पर आरोप लगाया है कि वो शिक्षकों को सुरक्षा देने में नाकाम दिखे। बंगाल में हम लोग जो शुरू से बोलते आ रहा है कि यहाँ पे कानून का शासन नहीं चल रहा है, यहाँ पे टीएमसी का शासन चल रहा है, ममता बनर्जी का शासन चल रहा है। जो विद्यालय में शिक्षक होता है, शिक्षक सारे छात्रों के लिए शिक्षक होता है, शिक्षक का कोई मजहब नहीं होता है। और आज जो शिक्षक के ऊपर ऐसे अटैक होता है, ऐसे इन लोगों के ऊपर पत्थरबाजी किया जाता है, और प्रशासन का जो भूमिका है वो इसका बहुत निंदनीय है। तो हिजाब विवाद पर आंध्र प्रदेश में भी प्रदर्शन तेज हो गया। आंध्र प्रदेश के विजयवाड़ा की तस्वीर अब आपके सामने। देखिए किस तरह से सैकड़ों की संख्या में महिलाएं हिजाब पहनकर सड़कों पर उतरी, नारेबाजी की गई और हिजाब के समर्थन में ये बड़ी रैली यहां पर निकाली गई है। हिजाब के समर्थन में नारेबाजी करते हुए उनकी ये रैली शहर के अलग अलग सड़कों से गुजरी। प्रदर्शन में शामिल इन महिलाओं ने साफ तौर पर कहा कि किसी भी कीमत पर हिजाब पहनना ये नहीं छोड़ेंगी, चाहे कुछ भी हो जाए। और खुद को इसके लिए, हर तरह की लड़ाई के लिए, हर तरह की जंग के लिए इन्होंने तैयार भी बताया। और कुछ ऐसी ही तस्वीरें आंध्र प्रदेश के पश्चिम गोदावरी से भी सामने आई। वो तस्वीरें भी आप देख लीजिए। वहां भी हाथों में हिजाब के समर्थन में लिखे पोस्टर और तिरंगा लेकर गानों की धुन में हिजाब पहनी इन महिलाओं ने ये बड़ी रैली निकाली है। तो शहर शहर हिजाब षड्यंत्र है और कई ट्विटर हैंडल्स पे मैंने देखा है कि इस षड्यंत्र का पर्दाफाश किया गया है और ये पीएफआई का इसके पीछे हाथ है। उन्होंने सीएफआई बनाया, जो कैंपस को लेकर उन्होंने जो बनाया था, और बिल्कुल चुनाव के समय में पोलराइजेशन करना उनकी मंशा है और इसलिए ये गलत बात है। इसका पहले भी हम लोगों ने कहा कि ये गलत बात है और इसको चुनाव की नज़र से इसको राष्ट्रीय मुद्दा बनाना तो बहुत ही गलत बात है। अपने आप को कहते ये सेकुलर है, लेकिन धर्म के आधार पर, हिंदू मुसलमान के आधार पर देश का बंटवारा कराया और वो बंटवारा कराया हुआ
आज तक हिंदुस्तान को चैन से रहने नहीं दे रहा। वो कभी किसी शक्ल में, कभी किसी शक्ल में, कभी आतंकवादियों की शक्ल में, कभी हिजाब की शक्ल में, कभी किसी और शक्ल में वो सामने आते हैं। बीज कांग्रेस का बोया हुआ है, जो विभाजनकारी बीज बोया हुआ है। ये बहुत ही दुखद है कि शिक्षण संस्थाओं में अब राजनीति प्रवेश कर रही है। मैं समझता हूँ बहन मायावती जी ने जिस प्रकार से मांग की है कि सुप्रीम कोर्ट, माननीय सुप्रीम कोर्ट इसमें हस्तक्षेप करे, फैसला ले, ताकि ये जो राजनीतिक विवाद पैदा करके इस समय देश में एक विषाक्त वातावरण पैदा किया जा रहा है, उसको समाप्त किया जाए। और आंध्र प्रदेश के बीजेपी प्रभारी सुनील देवधर ने हिजाब विवाद के पीछे पीएफआई की विंग सीएफआई को जिम्मेदार ठहराया। उन्होंने पीएफआई पर चुनाव के वक्त वोट को पोलराइज करने का आरोप लगाया। वहीं हरियाणा के गृह मंत्री अनिल विज ने भी हिजाब विवाद के पीछे कांग्रेस का हाथ बताया और कहा कि कांग्रेस ने किस तरह से ये पूरा बवाल काटा है। लेकिन अब आपको कर्नाटक के बागलकोट की तस्वीर दिखाने जा रहे हैं, जहां एक स्कूल में 6 छात्राएं देखिए किस तरह से स्कूल में ही नमाज अदा कर रही हैं। ये वीडियो सामने आया जिसके बाद स्थानीय लोगों में गुस्सा देखा गया। वो भड़क गए कि स्कूल में किस तरह से नमाज अदा की जा रही है और क्यों की जा रही है। उन्होंने स्कूल में नमाज अदा करने का विरोध जताया। इधर स्कूल प्रशासन का कहना है कि नमाज पढ़ने के लिए उन्होंने इजाजत नहीं दी, लेकिन वीडियो वायरल होने के बाद इस पर राजनीति भी शुरू हो गई। उडुपी से बीजेपी के एमएलए रघुपति भट्ट का कहना है कि इसमें लड़कियों का कोई दोष नहीं, इसका जो क्रेडिट जाता है उन लोगों को जाता है जो कि इन छात्राओं का, इन लड़कियों का ब्रेन वॉश कर रहे हैं। They want a political gain in this. That is their political game. Unfortunately, our 6 girls and their parents are innocent, but they have been in their control. I don't know how or why. That is in the investigation. It will come. और वहीं हिजाब मामले में राजनीतिक दल भी अलग अलग खेमों में बटे नजर आ रहे हैं। बीजेपी इसे साजिश करार दे रही है, तो वहीं छत्तीसगढ़ के सीएम भूपेश बघेल का कहना है कि दोनों समुदायों के बड़े लोगों को बैठकर इस पूरे विवाद को सुलझाना चाहिए, इसका निपटारा करना चाहिए। कानून से चलता है, ये डरा करके, ये पाकिस्तान और अफगानिस्तान नहीं है। जिन लोगों की मानसिकता है कि हम एक बना देंगे इस्लामिक स्टेट की भूमिका में, ये भारत को मंजूर नहीं है। जो आज प्रदेश और राष्ट्रीय स्तर की समस्या बन गई है, और मुझे बेहद दुख होता है कि भारत जैसे देश, जिसमें जो दुनिया भर के सताए हुए जो जाति धर्म लोग हैं, उसको आश्रय मिला हिंदुस्तान में, आज हम अपने लोगों के साथ किस प्रकार से व्यवहार कर रहे हैं। कट्टरता चाहे इधर का हो चाहे उधर का हो, दोनों ही हमारे लिए नुकसानदायक है। साफ नज़र आ रहा है कि जो कल तक विद्यार्थी आराम से अपनी शिक्षा का ग्रहण कर रहे थे, सीख रहे थे, अचानक से उनके वो हिजाब पहनने लगे। अब कौन इनको भड़का रहा है, ये आप सब लोग समझते हैं। ये बार बार उंगली उठाते हैं भारतीय जनता पार्टी पे कि आप कम्युनल हैं, आप पोलराइजेशन कर रहे हैं। अब साफ नज़र आ रहा है कि पोलराइजेशन कौन कर रहा है। आज हिजाब का नहीं, आज जॉब का सवाल हमारे युवा पूछते हैं। तो हिजाब आज हमारे लिए महत्व का नहीं है, जॉब हमारे लिए महत्व का है। देश के बेरोजगारों को नौकरी देना, उनके हाथ को काम देना, ये सरकार का दायित्व है। और बीजेपी चुनाव के समय में इस तरह का हिंदू मुस्लिम विवाद करती है, अब ये सब कुछ समझ चुका है। और सीधा रुख करेंगे इस वक्त की बड़ी खबर की तरफ। मुंबई एयरपोर्ट से 60 करोड़ की ड्रग्स बरामद हुई है। मुंबई कस्टम विभाग ने मुंबई एयरपोर्ट से जिम्बाब्वे की रहने वाली महिला को गिरफ्तार इस पूरे मामले को लेकर किया है। महिला 12 फरवरी को जिम्बाब्वे से मुंबई एयरपोर्ट आई थी और उसके सामान की तलाशी ली गई, जिस दौरान हेरोइन और एमडी ड्रग्स बरामद हुए हैं। इस वक्त की सबसे बड़ी खबर, एक विदेशी महिला को फिलहाल गिरफ्तार कर लिया गया है। जानकारी के मुताबिक 60 करोड़ के ड्रग्स पकड़े गए हैं। तस्वीरें भी इस वक्त आपके सामने। आनंद तिवारी हमारे सहयोगी। आनंद, क्या कुछ जानकारी मिल रही है इस पूरे ड्रग्स मामले को लेकर?
जी देखिए, कस्टम एयर इंटेलिजेंस ने मुंबई एयरपोर्ट से जिम्बाब्वे की रहने वाली एक महिला को गिरफ्तार किया और उसके पास से 60 करोड़ रुपए की हेरोइन और एमडी ड्रग्स बरामद किए है। सबसे खास बात यह है कि महिला ने ये ड्रग्स जो है अपनी ट्रॉली बैग और फाइल फोल्डर में छिपाकर रखी हुई थी, जिसको जांच के बाद पकड़ा गया है और फिलहाल इस महिला से पूछताछ की जा रही है। बताया जा रहा है कि महिला पहले भी भारत में ड्रग्स की खेप लेकर आ चुकी है और यहाँ पर वो अपने जो आगे सप्लायर थे उन्हें ड्रग्स की खेप पहुंचाने वाली थी, उसके पहले उसे गिरफ्तार कर लिया गया है। और अब बात पंजाब की। पंजाब में 20 फरवरी को एक ही चरण में सभी 117 सीटों पर मतदान होगा, जिसके लिए सभी सियासी दलों ने अपनी पूरी ताकत झोंक दी है। आज पंजाब में 3 बड़े दलों के बड़े नेताओं की चुनावी रैलियां होंगी। बीजेपी की तरफ से गृह मंत्री अमित शाह आज पंजाब में चुनाव प्रचार करेंगे। अमित शाह पंजाब के लुधियाना, पटियाला और अमृतसर में चुनावी रैलियों को संबोधित करेंगे। कांग्रेस की तरफ से महासचिव प्रियंका गांधी पंजाब के कोटकपुरा और धुरी में रैली करेंगी, जबकि आम आदमी पार्टी के संयोजक अरविंद केजरीवाल भी पंजाब के अमृतसर में पार्टी के लिए चुनाव प्रचार करेंगे। और 3 तस्वीरें भी आप देख लीजिए। आज बड़े चेहरे जो कि चुनाव प्रचार करने वाले हैं, अमित शाह, प्रियंका गांधी, साथ साथ आम आदमी पार्टी के नेता अरविंद केजरीवाल। पंजाब में उनकी 2 रैलियां होंगी और साथ साथ किस तरीके से जोर आजमाइश की जा रही है। सियासत का सुपर संडे आज इसे कहा जा सकता है, क्योंकि तमाम पार्टियां अपनी पुरजोर कोशिश में लगी हुई हैं, क्योंकि 20 फरवरी को पंजाब में मतदान है और ऐसे में अपनी सियासी जमीन को मजबूत करने, चुनाव प्रचार को धार देने सभी नेता जमीन पर उतर आए हैं। और गृह मंत्री अमित शाह आज पंजाब में चुनाव प्रचार करेंगे। अमित शाह पंजाब के लुधियाना, पटियाला और अमृतसर में चुनावी रैलियों को संबोधित करेंगे। साथ ही अमृतसर में भगवान वाल्मीकि तीर्थ स्थल, दुर्गियाना मंदिर और स्वर्ण मंदिर में भी अमित शाह दर्शन करेंगे। पंजाब में एक चरण में मतदान है और 20 फरवरी को सभी 117 सीटों के लिए वोट डाले जाएंगे। और पंजाब में नवजोत सिंह सिद्धू के अमृतसर ईस्ट सीट से बाहर प्रचार न करने पर कांग्रेस की कला एक बार फिर सामने आई है। बताया गया कि सिद्धू को हेलीकॉप्टर नहीं मिल पाया, जिसकी वजह से वो अमृतसर से बाहर प्रचार करने नहीं जा पाएंगे। हालांकि विवाद बढ़ने पर सिद्धू की सफाई भी अब सामने आई है, जिसमें उन्होंने कलह की बातों से इनकार कर दिया और दावा किया कि पार्टी हाईकमान जो फैसला करेगा उसी को वो पूरा करेंगे। पंजाब में इसी महीने की 20 तारीख को एक ही चरण में मतदान होना है और इसमें ज्यादा दिन नहीं बचे हैं। ਕਿਹੜਾ ਆਪਸੀ ਕਲੇਸ਼ ਭਾਈ ਅਸੀਂ ਠੋਕ ਕੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਕਲੈਰਿਟੀ ਦਿਓ। ਰਾਹੁਲ ਜੀ ਨੇ ਆ ਕੇ ਕਲੈਰਿਟੀ ਦਿੱਤੀ, ਸਾਰਿਆਂ ਨੇ ਉਹਦਾ ਇਸਤਕਬਾਲ ਕੀਤਾ। ਕਿਹੜਾ ਆਪਸੀ ਕਲੇਸ਼? ਪਰ ਫਿਰ ਇਹੋ ਜਿਹੇ ਬਿਆਨ ਆਉਣੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਲੱਗਦਾ ਨਹੀਂ ਕਿਹਦੇ ਬਿਆਨ? ਜਾਖੜ ਸਾਹਿਬ ਦੇ ਜੀ। ਜਾਖੜ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਦਾ ਵੀ ਬਿਆਨ ਆਇਆ। ਦੇਖੋ ਮੇਰੀ ਗੱਲ ਸੁਣੋ, ਹੋਰ ਪਾਰਟੀਆਂ ਦੇ ਵਿੱਚ 100 ਆਉਂਦੇ ਆ, ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਬਾਰੇ ਗੱਲ ਕਰੋ। ਹੋਰ ਪਾਰਟੀਆਂ ਦੇ ਵਿੱਚ 100 ਬੰਦੇ ਆਹੀ ਗੱਲ ਕਰਦੇ ਆ, ਤੁਹਾਨੂੰ ਕਾਂਗਰਸ ਦੀ ਦੇਦੀ ਹੈ ਯਾਰ। ਇਹ ਕੀ ਗੱਲ ਹੋਈ? ਮਤਲਬ ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਅੱਜ ਕਹਿ ਰਿਹਾ कि किसी को कोई दिक्कत परेशानी नहीं, जो हाईकमांड के फैसले असीं मन्ने हैं और अगे बढ़े हैं और बड़े हंस के असीं चुनाव लड़ रहे हैं। वहीं नवजोत सिंह सिद्धू को सुपर सीएम बताने वाले कांग्रेस नेता रवनीत सिंह बिट्टू ने एक बार फिर उनका समर्थन किया और दावा किया कि सिद्धू पहले भी कई सीटों पर प्रचार कर चुके हैं और आगे भी करेंगे। नवजोत सिंह सिद्धू ने कहा कि पार्टी ने एक लीडर तय कर दिया है, वो अच्छा प्रचार करे। चन्नी जी के बारे में जब उनसे सवाल पूछा गया कि दूसरे हलकों में आप चुनाव प्रचार करने जाएंगे कि नहीं, फिर उन्होंने कहा कि 5 से 7 सीटों पे अगर पार्टी कहेगी तो वो चुनाव प्रचार करने जाएंगे। तो क्या पार्टी के प्रदेश अध्यक्ष को कहा जाएगा, क्योंकि अब तो आप इलेक्शन मैनेजमेंट कमेटी के अध्यक्ष भी हैं, तो पार्टी के प्रदेश अध्यक्ष को भी कोई कहेगा तब चुनाव प्रचार करेंगे? नहीं, बिल्कुल मेरी भी उनसे ये बात हुई। मैंने उनको बताया भी आपके लिए, जैसे पिछली बार तकरीबन 47 विधानसभा उन्होंने कवर किए थे, उन्होंने अपने हल्के भी कैंपेन, क्योंकि वो इलेक्शन इस बार बड़ी है तो इसलिए वो इलेक्शन बड़ी लीडरशिप से आने से पहले वो इलेक्शन अपनी संभाल रहे हैं। अभी उसके बाद मुझे बाहर निकलना है। तकरीबन 46 हल्के घूमे उन्होंने और 30 हल्के और निकाल देंगे कम से कम। कैसे निकालेंगे? रोड से तो संभव नहीं होगा। हेलीकॉप्टर देंगे, ये भी कहा जा रहा है कि इस बार हेलीकॉप्टर उनके पास उपलब्ध नहीं है। नहीं, बिल्कुल हेलीकॉप्टर 1 मिनट में जो उनका हुक्म होगा, उनका स्टाफ प्रोग्राम बना के देगा। तो मुझे ये हुक्म किया गया था, मैं उनको बिल्कुल कन्वे करना है। और हेलीकॉप्टर सिद्धू जी लेके हेलीकॉप्टर क्या चीज है बताइए? ये तो आप ही लोग बताएंगे ना, हम लोग कैसे बताएंगे? नहीं, मैंने कहा हेलीकॉप्टर तो वो तो
खुद करोड़ों रुपया दान करने वाला आदमी है अपने जेब से। हेलीकॉप्टर तो जिसको भी पार्टी अगर दे रही है, अगर चन्नी जी के पास है, वो पार्टी प्रेसिडेंट जो होता है जब इलेक्शन शुरू हो जाती है तो सुप्रीम पार्टी हेड है। अगर हेलीकॉप्टर चन्नी जी के पास है, वो भी सिद्धू जी का दिया हुआ है। और इस बीच बीजेपी ने कांग्रेस में सीएम पद की कलह पर जारी झगड़े पर पूरी पार्टी को घेर लिया। तो गोवा में कांग्रेस पार्टी चुनाव लड़ रही है हमारे विरुद्ध। हर कैंडिडेट चीफ मिनिस्टर का कैंडिडेट, और यहां भी चीफ मिनिस्टर उन लोगों ने अपना कैंडिडेट घोषित कर दिया कांग्रेस पार्टी ने, पर झगड़ा जारी है, झगड़ा जारी है। ऐसे लोग पंजाब की चिंता करेंगे या कुर्सी की चिंता करेंगे? बताओ किसकी चिंता करेंगे? पंजाब की चिंता करेंगे या कुर्सी की? ये कुर्सी के ही पीछे बने हुए हैं। और 14 फरवरी को प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी पंजाब के जलंधर में एक बड़ी रैली करने वाले हैं, जिसे लेकर सियासत तेज हो गई है। पीएम के दौरे को लेकर पंजाब कांग्रेस के नेता रवनीत सिंह बिट्टू ने उनकी सुरक्षा को लेकर तंज कसा, जिस पर बीजेपी ने भी पलटवार करने में देर नहीं लगाई। मामले में सियासी घमासान बढ़ने के बाद रवनीत सिंह बिट्टू की सफाई भी सामने आ गई, जिसमें उन्होंने दावा किया कि पीएम की सुरक्षा में चूक ना हो, इसलिए उन्होंने पीएम को सड़क से न आने की सलाह दी थी। आपने तो प्रधानमंत्री को चुनौती दे दी कि किसी तरह से आ जाएं, पूरी सुरक्षा के साथ आ जाएं, कार से आए या हेलीकॉप्टर से आए या हवाई जहाज से आए, लेकिन जनता का आक्रोश है, वो आक्रोश जनता दिखाएगी। और बीजेपी ने पलटवार किया है कि पिछला जो सुरक्षा में चूक हुआ था वो कांग्रेस की साजिश है। तो आपके बयान से विवाद बढ़ गया है। देखो, हमारे देश के प्रधानमंत्री हैं, वो किसी बीजेपी के प्रधानमंत्री है। हमें अपने प्रधानमंत्री का फिक्र नहीं है। अगर प्रधानमंत्री की गाड़ियां वहां रुक गई तो पाकिस्तान बिल्कुल सामने था। अगर वो कोई वहां से लॉन्चर या कोई हमला कर देता तो वो किसकी जिम्मेवारी थी? अब भी वो पठानकोट में आ रहे हैं जो बिल्कुल बॉर्डर पे है कि सिक्योरिटी के कारण कह रहे हैं हमारे प्रधानमंत्री है। हम चेतावनी नहीं दे रहे हैं, चिंता व्यक्त किया है अपने। आप ये कह रहे हैं। हम तो पार्लियामेंट के उनके साथ हर वक्त उनके साथ बैठते हैं, उनसे बातचीत होती है। देश का कोई भी, मैं तो चलो एक देशभक्त परिवार से हूँ, शहादत वाले, एक नागरिक प्रधानमंत्री को किसी की हिम्मत है चेतावनी देने की? ये सोच सकता है कोई प्रधानमंत्री? आपने चिंता जताई या राजनीतिक बयान है? मैंने ये कहा है भी हेलीकॉप्टर द्वारा जहां प्लेन आए, प्लेन के बाद एयरफोर्स के बड़े 3 हेलीकॉप्टर होते हैं, वो बिल्कुल स्टेज के साथ उनको अच्छी तरह उतारें और वो वहां से बोल के सुरक्षित चले जाएं। और पंजाब कांग्रेस के नेता रवनीत सिंह बिट्टू भले ही अपने बयान पर सफाई दे रहे हों, लेकिन बीजेपी नेताओं के हमले जारी हैं। बीजेपी नेता तरुण चुग ने आरोप लगाया कि पीएम के पिछले दौरे के दौरान भी साजिश रची गई थी और एक बार फिर लोगों को भड़काने का काम किया जा रहा है। कांग्रेस सांसद रवनीत बिट्टू का बयान कांग्रेस की घटिया षड्यंत्रकारी मानसिकता को दिखाता है। ये साफ दिखाता है कि किस तरह से पिछली बार प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी को पंजाब दौरे के दौरान एक खूनी षड्यंत्र, जान से मारने का षड्यंत्र रचा गया था और अब फिर लोगों को उकसाने का प्रयास कांग्रेस की ओर से हो रहा है। उसके सांसद रवनीत बिट्टू पंजाब को दहलाने की कोशिश, डराने की कोशिश, पंजाब के अंदर गड़बड़ कराने की कोशिश कर रहे हैं और प्रधानमंत्री जी को सड़क मार्ग से ना आने की धमकी दे रहे। एक मेंबर ऑफ पार्लियामेंट, और वो भी जिसके घर में आतंकवाद की शहादत हुई हो, वो पंजाब को दहलाने की कोशिश कर रहा है। मुख्यमंत्री और पंजाब की सरकार ने साजिशन तरीके से प्रधानमंत्री की ज़िंदगी और उनकी सुरक्षा में खलल पड़े, उसके लिए सुनियोजित ढंग से शायद एक षड्यंत्र रचा था। अब सवाल ये पैदा होता है कि कांग्रेस पार्टी ने उसको खंडन करने के बदले कई कांग्रेस पार्टी के नेता, नाना पटोले हो, बीवी श्रीनिवास हो और तमाम तरीके के नेता हाउस द जोश पूछ रहे थे, उसका उनको गौरव महसूस हो रहा था। प्रियंका वाड्रा को ब्रीफिंग भी दी गई थी इस सेंसिटिव विषय पर। तो कहीं ना कहीं कांग्रेस की जो संलिप्तता, जो उनका पूरा का पूरा एक उनका साजिश था, वो तब भी सामने निकल कर आया था और रवनीत बिट्टू का बयान उसी साजिश की ओर फिर से एक प्रमाण के रूप में सामने निकल कर आ रहा है।
और अब बात उत्तर प्रदेश के रण की। दूसरे चरण के प्रचार के आखिरी दिन यूपी के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने कल सहारनपुर के देवबंद में चुनावी जनसभा को संबोधित किया। योगी ने देवबंद में एटीएस सेंटर खोलने के बहाने विपक्ष पर बड़ा हमला किया। दूसरे चरण के चुनाव प्रचार में जुटे हुए हैं इस वक्त सीएम योगी आदित्यनाथ, और इसी दौरान मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने कल वो सहारनपुर के देवबंद पहुंचे, जहां पर चुनावी जनसभा को संबोधित करते हुए योगी ने देवबंद में एटीएस सेंटर खोलने के बहाने विपक्ष पर बड़ा हमला बोला। तालिबान के नाम पे तो ज्यादा ही गर्मी आ रही थी, तो मैंने कहा हमने तो गर्मी शांत करने के लिए पहले एटीएस का सेंटर यहां दे दिया है। और दिल्ली के सीएम अरविंद केजरीवाल ने गोवा चुनाव पर बयान दिया है। उन्होंने कहा है कि अगर सरकार बनेगी तो गोवा में विकास करेंगे। साथ ही उन्होंने कहा कि गोवा में आप संगठन भी पहले से काफी मजबूत हुआ है। दो चीजें हुई हैं। एक तो हमारा 7 साल दिल्ली में जो हमने काम किया, दिल्ली में तीसरा चुनाव अब जीते, तो गोवा में भी लोगों को लग रहा है यार इन्होंने बार बार दिल्ली की जनता इनको वोट दे रही है, तो कुछ तो है इनका। दूसरा हमारा काम, 3 चीजें, जब मैं गोवा के कोने कोने में जाता हूँ तो लोग 3 चीजों की बात करते हैं। एक तो ये कि सर आपने दिल्ली में बहुत अच्छा स्कूल कर दिए, यहाँ भी स्कूल ठीक करना। दिल्ली में आपने हॉस्पिटल बहुत अच्छे कर दिए, सबको फ्री इलाज देते हैं, यहाँ भी करना। दिल्ली में बिजली आपने 24 घंटे कर दी, फ्री कर दी, यहाँ भी करना। तो लोगों के अंदर, लोगों को दिल्ली के काम के बारे में अच्छे से पता चला है। दूसरा हमारा संगठन जो है, पिछली बार हम पहली बार गए थे, संगठन पिछले 5 साल में हमने किया है अच्छा। तीसरा, गोवा के लोगों के सुख दुख में हम काम आए हैं। जब कोरोना हुआ था पिछले साल, तो घर घर में जाके हम लोगों ने, आम आदमी पार्टी ने राशन बांटा था, दवाइयाँ बांटी थी, ऑक्सीमीटर लेके गए थे। लोगों को लगता है कि ये पार्टी के लोग, आम आदमी पार्टी हमारे काम आती है। 3 राज्य, 24 जिले,